Hello everyone. So we are done with the classical statistics. So now from today onwards, we will start with the quantum statistics. As I've already told you, we have two types of quantum statistics. One is the Bose-Einstein statistics, which is basically followed by the bosons. And the another one is the Fermi-Dirac statistics, which is followed by fermions. So now today we'll start with the second part of unit 2, and in the second part of unit 2 we'll study what is Bose-Einstein statistics, what is Bose-Einstein distribution law, what is Bose-Einstein gas. So before starting with Bose-Einstein statistics, you should know the basic difference between the classical and the quantum statistics. This I have already explained to you. Here it is just a repetition. Now classical statistics हमारा क्या होता है? This is also known as the Maxwell-Boltzmann statistics, which basically deals with the distinguishable particles. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ सिस्टम्स जो थे उन सिस्टम्स को क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई. Maxwell-Boltzmann statistics failed to explain some phenomena. तो उसके बाद जो है नई स्टैटिस्टिक्स आई, विच इज नोन एज क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्यों आई? इट केम टू ओवरकम द डिफिकल्टीज that is arising because of the Maxwell-Boltzmann statistics, or you can say that the inadequacies or difficulties of Maxwell-Boltzmann statistics were overcome by an altogether different statistics called quantum statistics. And in quantum statistics we deal with the indistinguishable पार्टिकल्स. ठीक है, क्लासिकल क्वांटम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर हम बोले व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स जो था वो उन पार्टिकल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता था जो पार्टिकल्स जो हमारे एटॉमिक साइज के होते हैं. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. तो ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, जिनको हम माइक्रो पार्टिकल्स या क्वांटम पार्टिकल्स भी बोलते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है उसका ओरिजिन हुआ था, विच इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, सो इन क्लासिकल फिजिक्स वी बेसिकली डील विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड इन क्वांटम फिजिक्स वी डील विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम थे, लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉन गैस. इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है एक मेटल है या मेटालिक कंडक्टर है. ठीक है, उसके अंदर वी नो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अबाउट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. सो वी कैन से दैट दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर, दिस इज just like the behavior of atoms within the gas. तो हम इस सिस्टम को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस. ठीक है, सिमिलरली वी हैव अ फोटोन गैस. फोटोन गैस क्या होता है? फोटोन गैस भी हमारा एक तरीके से यही हो गया. यहाँ पर जो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव अ फोटोन. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक होलो इंक्लोजर होता है. ठीक है, which is kept at a constant temperature T, and it is filled with the electromagnetic radiations, and we know that one quanta of electromagnetic radiation is a photon. So it is filled with electromagnetic radiations, or you can say that it is filled with photons. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम इस बॉडी को हम हीट अप करते हैं, देन इट एमिट्स आउट रेडिएशंस. दैट रेडिएशंस आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. तो ये जो हमारा सिस्टम है ऑफ होलो इंक्लोजर फिल्ड विद फोटॉन्स, दिस कैन बी सेड एज द फोटोन गैस. तो हमारी जो ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी, ये ना इलेक्ट्रॉन गैस को एक्सप्लेन कर पाई थी और ना ही ये बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स इनसाइड द होलो इंक्लोजर को एक्सप्लेन कर पाई थी. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस फिनोमिना जो है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन्स मींस दे आर फर्मियंस. तो इलेक्ट्रॉन गैस जो है दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स. Photon gas, photon is a bosonic particle, so photon gas can be explained with the help of Bose-Einstein statistics. तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 2 जो है इसमें हम फोटोन गैस भी पढ़ेंगे.
ठीक है, बिहेवियर ऑफ फोटॉन्स इनसाइड द होलो इनक्लोजर, और वील स्टडी अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस यूजिंग द बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों ही फिनोमिना जो है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो भी एक क्वांटम पार्टिकल है, फोटॉन जो है हमारा वो भी एक क्वांटम पार्टिकल है। ठीक है, so the energy distribution of these photons cannot be explained by the Maxwell-Boltzmann statistics, or you can say that this phenomena of black body radiations, this occurrence of black body radiations cannot be explained by Maxwell-Boltzmann statistics. कुछ और चीजें थी जो Maxwell-Boltzmann statistics explain नहीं कर पाया था, जैसे कि white dwarf star theory, चंद्रशेखर mass limit, ठीक है, ये सब explain हुए थे later on with the help of quantum statistics. ठीक है, in spite of using the statistical nature in classical statistics, still these concepts were not explained by the classical statistics. So to overcome these inadequacies or difficulties of Maxwell-Boltzmann statistics, a completely altogether different statistics was there, which was called the quantum statistics. And it should be noted that all the microsystems in nature, including the behavior of gas molecules, obey the laws of quantum physics. ठीक है, जितने हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, they basically obey the laws of quantum physics. ठीक है, तो अब हम ऑलरेडी जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स देख चुके हैं। ठीक है, आगे जाके हम क्या देखेंगे, आगे जाके हम थर्ड यूनिट में ये चीज देखेंगे कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है, दिस इज ओनली द स्पेशल केस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। मतलब वी कैन derive Maxwell-Boltzmann statistics from the quantum statistics under some limit. ठीक है, so we can say that Maxwell-Boltzmann statistics is a limiting case of quantum statistics, but Maxwell-Boltzmann statistics से we cannot find or derive the quantum statistics. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि quantum statistics में जब हम कुछ जो है लिमिट लगा देते हैं तो how this statistics reduce to क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और वो हम क्या लिमिट लगाएंगे ये सब हम आगे देखेंगे इन चैप्टर 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे, जिसमें थोड़ा सा और ब्रॉडली बताऊंगी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ये हम लोगों को पता है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो होती है इसमें जो हमारा सिस्टम होता है उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दोज पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड टू बी डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, और हमें ये पता है कि कोई भी पार्टिकल जो है किसी भी सेल में जो है अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, और कितने भी पार्टिकल्स जो है एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। Any number of particles can occupy a single cell. It can be 0, it can be 1, 2, 3, it can be 10, depending upon the size of the cell. Any number of particles can occupy a single cell. हमें ये पता है about the classical statistics. और हमें क्या पता है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, तो हमने उसके जो फेज स्पेस है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। हर एक कंपार्टमेंट जो है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और हर एक सेल जो होता है उसका मिनिमम वॉल्यूम वो जो ऑक्यूपाई कर सकता है, अगर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं तो द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल कैन बी एज स्मॉल एज वी लाइक। ठीक है, हम जो साइज है सेल का उसको कितना भी स्मॉल ले सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। वी आर फ्री टू चूज द साइज ऑफ द एलिमेंट्री सेल इन फ्री स्पेस, इन फेज स्पेस। ठीक है, वी आर फ्री टू चूज द साइज ऑफ द एलिमेंट्री सेल इन फेज स्पेस अंडर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कितना भी कम हम ले सकते हैं। वी कैन choose the size of the cell as small as we like. The lowest limit, सबसे minimum size कितना ले सकते हो, 0. So that means we can represent a cell by a point also in phase space. कोई limitation नहीं है volume of cell पे, it can be as small as we like. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फेस स्पेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। लेट्स से हमने उसको के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट जो है उसको हमने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया. नाउ लेट्स से आई एम कंसीडरिंग द ith कंपार्टमेंट. ठीक है, in k compartments I am selecting one compartment. Let's say it is the ith compartment. So this ith compartment is further divided into large number of cells. Let's say the number of cells in which ith compartment is divided, let's say it is the gi. Is representing the number of cells in the ith compartment, and we have to distribute ni distinguishable particles in these gi cells of the ith compartment in phase space. ठीक है, हमारा GI क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, और हर एक सेल जो है उसका वॉल्यूम हम कितना भी कम ले सकते हैं. अगर वॉल्यूम जो है सेल का हम कम लेंगे, इसका मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में वो ज्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है thus if there are ni particles to be distributed in gi cells of ith compartment in phase space, then we can make gi as large as we like. अगर हम हर एक सेल का वॉल्यूम जो है बहुत स्मॉल कर दें, ठीक है, as small as we like, अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा सेल्स का, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स जो है उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट विल बी द ऑक्यूपेशन इंडेक्स? ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारा क्या होता है? ni अपॉन gi, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेल. तो हर एक सेल जो है उसका वॉल्यूम हम बहुत कम कर देंगे, इसकी वजह से जो gi है, नंबर ऑफ सेल्स है, वो बढ़ जाएंगे. तो ni अपॉन gi क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा. क्यों? gi डिनोमिनेटर में है, gi जितना ज्यादा होगा ni अपॉन gi उतना ही कम होगा. देखो, अगर हम एक सेल का वॉल्यूम बहुत कम कर दें तो इस सेल के अंदर पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इस सेल के अंदर बहुत कम पार्टिकल्स प्रेजेंट हो पाएंगे, क्योंकि इस पार्टिकल का वॉल्यूम या साइज इतना कम है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे. तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है इस केस में कम हो जाएगा. ठीक है, so if we decrease the size of the cell, then we can increase the number of cells in the particular compartment. अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे और सेल जो है उसका साइज कम हो जाएगा, देन ऑक्यूपेशन इंडेक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेल, ni अपॉन gi जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा as we like. ठीक है, so as the size of the cell is very small, so the total number of cells is much larger than the number of particles, hence ni upon gi is very less than 1. इतने हमारे पास पार्टिकल्स नहीं होंगे जिनको हमें ith कंपार्टमेंट में डालना है या जिनको हमें gi सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने ज्यादा हमारे पास सेल्स होंगे. सो वी कैन से दैट in such case total number of cells जो है it becomes greater than the number of particles that we have to distribute in these particular cells. So we can say that the occupation index becomes very less than 1 if we consider the size of the cell as small as we like. So therefore the probability of any particular cell to contain two or more particles is negligible. इसका मतलब हर एक सेल जो है उसमें बहुत कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और वी कैन से दैट उसके अंदर या तो 0 होंगे या 1 पार्टिकल. मतलब बहुत ही, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर सेल होगा इट विल कंटेन ईदर 1 और 0 पार्टिकल. सेल का साइज इतना कम है उसके अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल अकोमोडेट हो ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस हम पार्टिकल जो है उसको एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सेल में एक ही पार्टिकल है. सो वी हैव डिफरेंट सेल्स और हर एक सेल जो है इट इज ऑक्यूपाइड बाय ईदर 1 और 0 पार्टिकल. सो इन सच केसेस वी कैन consider even indistinguishable particles as distinguishable.
ठीक है, नाउ वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश वन पार्टिकल फ्रॉम दी अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम आइडियल गैस जो है उसको वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, कि जहाँ पर हमारा आइडियल गैस क्या होगा कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ गैस। ठीक है, दैट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड with the help of Maxwell Boltzmann statistics. But Maxwell Boltzmann statistics में बाकी phenomena को explain नहीं कर पाया था when we talk about electron, photon, when we talk about bosons and fermions. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम पार्टिकल जो है, अगर हम साइज जो है सेल का बहुत कम कर दें, इन दैट केस जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हर एक सेल के अंदर पार्टिकल का ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल को एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है. So in such cases, Ni upon Gi becomes very, very less than 1, and we can say that each cell can accommodate either 1 or 0 particle. So in such circumstances, we can consider these particles to be distinguishable from one another. So ये condition हमारी satisfy हो गई that the particles are distinguishable. So the basic assumption of Maxwell-Boltzmann statistics are fulfilled. Thus, we find that the system of identical particles obeys Maxwell-Boltzmann statistics only in a special case of very low occupation index. तो ये कहता है अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है which is consisting of indistinguishable particles, that means which is consisting of identical particles, in that case we can apply Maxwell-Boltzmann statistics also if the occupation index is very low. अगर जो हमारा साइज है सेल का वो बहुत कम है, तभी हम आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सेल का साइज बहुत कम होगा या ऑक्यूपेशन इंडेक्स बहुत कम होगा, उसी केस में आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो है दे कैन बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंग्विशेबल, अदरवाइज दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल. बट अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, और वो हमारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, उस केस में हम क्या करें, हम सेल का साइज जो है अपने अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर सकते. वॉल्यूम जो होगा, मिनिमम वॉल्यूम दैट अ सेल कैन टेक इज द h cube, where h is the Planck's constant. तो हम अपनी मर्जी से we cannot choose the size of the cell as small as we like because of the uncertainty principle. Delta x into delta p is greater than equal to h, where h is the Planck's constant. So the minimum size of cell is h cube and not small as we like. तो इसका मतलब ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है उसको हम अपनी मर्जी से बहुत कम नहीं कर सकते. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है. So for such cases, Ni upon Gi will not be very, very less than 1. ये वाली जो हमारी कंडीशन है, this condition will not be fulfilled in case of such systems जहां पर हम साइज जो है सेल का वो h क्यूब से कम नहीं ले सकते. तो that is in contrast to the classical assumption. तो अब occupation index अगर हमारा as small as we like नहीं होगा, ऑक्यूपेशन इंडेक्स अगर हमारा बहुत कम नहीं होगा, इन दैट केस हम इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कंसीडर नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स इट इज वायलेटिंग द बेसिक assumption of Maxwell-Boltzmann statistics. So this is in contrast to the classical assumption. तो इस केस में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमारा जो Ni अपॉन Gi है वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1. That means the particles जो हैं they are considered as indistinguishable, which is the basic assumption or the basic feature of quantum statistics. Ni upon Gi जो है वो बहुत कम नहीं होगा if the size of the cell, if the minimum volume of the cell is h cube. In that case जो occupation index है वो हमारा 0 भी हो, it can be anything, it can be 0, it can be 1, it can be greater than 1.
अगर हमारा ऑक्यूपेशन इंडेक्स दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेल अगर वो 0 है या 1 है, in that case we apply Fermi-Dirac statistics. जो फर्मियंस होते हैं वो हर एक सेल में या तो प्रेजेंट होंगे, अगर वो प्रेजेंट या तो होंगे या नहीं होंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो हर एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, which is in accordance with the Pauli's exclusion principle. और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं which are present in a single cell that is more than one, it can be 0, it can be 1 or it can be more than 1, in that case we apply the Bose-Einstein statistics. ठीक है, अगर 0 या 1 है then Fermi-Dirac, और अगर 0 है 1 है या more than 1 है then we apply the Bose-Einstein statistics. ठीक है, so all the particles in nature can be broadly divided into two classes. Accordingly, there are two types of quantum statistics: Maxwell, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. Two classes कौन सी है particles की? या तो उनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा या इंटीग्रल स्पिन होगा। तो पहली कैटेगरी कौन सी होती है? वो पार्टिकल्स जो ओबे करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से कोई भी दो आइडेंटिकल या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो हैं सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मतलब जो एक सेल है इट कैन हैव ईदर 0 or 1 particle, that means Ni upon Gi, number of particles per cell must be 0 or 1. इन particles को हम fermions कहते हैं, and the quantum statistics which deals with the systems of such particles, मतलब ऐसे systems जिनमें fermions present हैं जैसे इलेक्ट्रॉन गैस, उन systems को हम explain कर सकते हैं with the help of Fermi-Dirac statistics. और ये जो हमारे fermions होते हैं they have half integral spin which obeys the Pauli's exclusion principle. Some examples of fermions are electrons, protons, neutrons, positrons, etc. These particles have half integral spin and they always obey the Pauli's exclusion principle. Next we have the second class, that means the particles which do not obey Pauli's exclusion principle. These particles are known as bosons. They have integral spin. ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स आर फोटॉन्स, मेसॉन्स, कुछ एटम्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम एटसेट्रा। ये पहले जब हमने 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वहाँ ऑलरेडी मैं बता चुकी थी दैट हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश दैट द पार्टिकल जो है इट इज अ बोसॉन और अ फर्मियन। अगर हमारे पास कोई एटम है तो उस या मॉलिक्यूल है तो हम उसमें एटम में हम क्या देखते हैं? वी सी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स कितने और न्यूट्रॉन्स कितने, फिर हम उनका सम करते हैं। अगर सम जो है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का इट कम्स आउट टू बी ऑड, तो हम कहते हैं जो हमारे पार्टिकल्स है वो फर्मियंस है। और अगर इन सबका सम जो है इवन आता है इन दैट केस वी से दैट पार्टिकल्स आर बोसॉन्स, दे हैव इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, और bosons जो होते हैं they can occupy any number of bosons can occupy a cell in phase space. There is no restriction on the number of particles that can occupy a cell in phase space. That means Ni upon Gi जो है it can have any value. It can be 0, it can be 1, it can be greater than 1. So the quantum statistics that deals with such systems which is having bosons in it, such systems can be dealt with the help of Bose-Einstein statistics. So this is the basic difference between the classical and the quantum statistics, and also the basic difference between the Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. I hope it is clear to you. Now the next topic that we'll study is the identical particles. Identical particles क्या होते हैं ये तुम लोगों को already पता है. These are basically the indistinguishable particles or the particles which cannot be distinguished by any means. They are identical in all the respects. इसका मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो हर तरीके से इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनको हम किसी भी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
These are those particles which cannot be distinguished by means of any property, since otherwise they would not be identical in all respects. अगर हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो पार्टिकल आइडेंटिकल रहेगा ही नहीं, वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा ही नहीं। अब इसमें जो मैंने ऊपर अभी एक चीज बताई थी उसको यहाँ पर थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किन सिचुएशंस में हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर। So in classical mechanics, identical particles lose their identity despite identity of their physical properties due to the existence of sharply definable trajectories for individual particles, since each particle can be followed during the course of an experiment. ये कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और जो हमारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, दे कैन समहाउ लूज देयर आइडेंटिटी। कैसे? हम उनको कंसीडर कर लेते हैं एज डिस्टिंग्विशेबल, बेशक उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, they cannot be distinguished by any means of their physical properties, फिर भी हम उनको distinguishable क्यों consider कर लेते हैं? Because of the existence of sharply definable trajectories for the individual particles. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है या जो एटम है जो सिस्टम में प्रेजेंट है, उसका जो साइज है वो अगर बहुत कम होगा देन द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर इट, उसके लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच मॉलिक्यूल, इफ इट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, देन इन दैट केस वी कैन आइडेंटिफाई एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। क्योंकि हमारे पास देखो वॉल्यूम तो इतना अवेलेबल है एक पार्टिकल के लिए, पर इसमें पार्टिकल ने ऑक्यूपाई इतना ही स्पेस किया है। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर सेल जिसमें इतना वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल जो है वो कवर अप कर सकता है, दिस मच वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, बट इट इज ऑक्यूपाइंग ओनली दिस मच ऑफ स्पेस। So in such cases we can distinguish these identical particles because of the existence of sharply definable trajectories. We can follow each particle during the course of an experiment. ठीक है, इसको एज एन एग्जाम्पल हम कैसे शो कर सकते हैं? नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल एट एनटीपी, लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूलर डेंसिटी 10⁻25 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। सो वॉल्यूम अवेलेबल क्या होगा हर एक मॉलिक्यूल के लिए? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी 10⁻25 की ऑर्डर में है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 10⁻⁻25 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में हो जाएगा नियरली। ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल जो है उसका रेडियस जो है 10⁻10 मीटर के अराउंड होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 10⁻30 मीटर क्यूब के अराउंड होगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारा वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो तो 10⁻30 मीटर क्यूब के अराउंड है, लेकिन जो वॉल्यूम उसके लिए अवेलेबल है वो 10⁻25 मीटर क्यूब है। We all know 10⁻25 is very much greater than 10⁻30. So this shows that as the size of the molecule is much smaller than the volume available for it, so we can in principle identify each and every molecule of the gas, or you can say we can follow each and every molecule during the course of an experiment, since now these molecules can be defined by the separate trajectories. These molecules, they are now having sharply definable trajectories. So these individual molecules can be followed during the course of an experiment, and we can say that these molecules are considered as distinguishable.
ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इफ वी हैव आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम एंड इफ द volume of these identical particles is much smaller than the volume available to it, then in that case these molecules can be considered as distinguishable. ठीक है, since we can follow each and every molecule during the course of an experiment because of their sharply definable trajectories. Now क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के केस में ये पार्टिकल्स जो है हमारे ये डिस्टिंग्विशेबल क्यों नहीं हो पाते, आइडेंटिकल पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम मैकेनिक्स में मैकेनिक्स का मतलब है वी आर डीलिंग विद द क्वांटम पार्टिकल्स, जिनका साइज बहुत कम होता है। ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और यू कैन से ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, इन दैट केस हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, that is delta x into delta p is greater than equal to h. In quantum mechanics, a particle is described by a wave packet of finite size and spread, and the exact specification of the position and momentum of particles simultaneously is restricted by the Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle कहता है, क्या कहता है ये सबको पता है, that we cannot determine the position and momentum of a quantum particle simultaneously. क्यों? क्योंकि जो क्वांटम पार्टिकल होता है उसके साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होती है, दैट फॉर्म्स अ वेव पैकेट। सो पार्टिकल जो है इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द वेव पैकेट। तो अगर हम पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं विद इन द वेव पैकेट, एक्यूरेटली मेजर करने की, तो मोमेंटम नहीं कर पाते, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हम पोजीशन को मेजर नहीं कर पाते। सो this is restricted by the Heisenberg's uncertainty principle, since each quantum particle जो है it is described by a wave packet. ठीक है, सो इन दैट केस हम जो है हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसको जो है हम फॉलो नहीं कर सकते और उसको सेपरेटली ट्रैक नहीं कर सकते। सो इन सच केसेस वी कैन नॉट keep a track of individual particles separately, especially when they interact with each other to a large extent. अब यहाँ पे हम इसको as an example study करेंगे कि why these quantum mechanical particles cannot be distinguished. देखो, suppose we are considering conduction of electrons in metals, that means we are considering electron gas. ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना अवेलेबल है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। Density is inversely proportional to volume. So if density is of the order of 10⁻28 per meter cube, then the volume should be of the order of 10⁻⁻28 meter cube. नेक्स्ट, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सपोज, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वी नो मोमेंटम इज अंडर रूट 2me, E is equal to half mv square, P is equal to m into v, so E is equal to p square upon 2m. So from here we can say that P is equal to under root 2me. What is the mass of electron? 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Energy is 1 electron volt converted into joules. It becomes 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 joules. Since we know 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. ठीक है, so the momentum of an electron comes out to be this 0.5 into 10⁻⁻24. So what will be the uncertainty in the position of electron? By uncertainty principle, delta x is nearly equal to h upon delta p, where h is the Planck's constant equal to 6.6 into 10⁻⁻34 joule second. We have obtained the value of the momentum, substitute it over here. So delta x, the uncertainty in position of the electron, comes out to be 1.3 into 10⁻⁻19 meter. So what will be the volume of the electron? 4/3 pi r cube. Substitute the value of r from here.
we get the volume of electron as 10 raised to power minus 27 मीटर क्यूब. देखो इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है 10 raised to power minus 28 और एक्चुअली में वॉल्यूम कितना है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का 10 raised to power minus 27. इसका मतलब क्या है, अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का टू द वॉल्यूम अवेलेबल टू इट, we conclude that electron wave function overlaps considerably. That means conduction electrons cannot be identified separately, hence they are indistinguishable. इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे बाय कंसीडरिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो हम उसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सिंस वी आर कंसीडरिंग पार्टिकल्स एज डिस्टिंग्विशेबल. But these particles, these conduction electrons cannot be considered as distinguishable. They are indistinguishable. They cannot be identified separately. क्यों? क्योंकि अगर ये इसका अवेलेबल वॉल्यूम है, इससे ज्यादा तो वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन को चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो वेव फंक्शन है दैट विल ओवरलैप. इलेक्ट्रॉन के साथ वेव पैकेट एसोसिएटेड है, तो हर एक वेव इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ अ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन हमारा क्या होता है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं. ठीक है, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो ये तुम 5th सेम में पढ़ोगे. वेव फंक्शन क्या होता है, इट बेसिकली गिव्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल विद इन द वेव पैकेट. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है या जो इलेक्ट्रॉन है उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम अवेलेबल टू इट. सो इस केस में जो हर एक इलेक्ट्रॉन है उनके साथ जो वेव फंक्शन है, जो उसके साथ वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, दैट विल ओवरलैप. इसका मतलब वी कैन नॉट keep a count on the trajectory of the each and every individual particle, or you can say that we cannot keep a track of individual particles separately. ठीक है, since their wave functions are overlapping. So अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऐसे particles present हैं which cannot be treated as distinguishable, they are indistinguishable, तो उन particles को हम explain करते हैं with the help of either Bose-Einstein और Fermi-Dirac statistics, depending वो जो particles हैं उनका spin integral है या half integral है, depending वो particles हमारे bosons हैं या fermions हैं. ठीक है, so in general we have two categories of particles. One, the classical particles which are identical but distinguishable, and we have quantum particles which are identical but indistinguishable. ठीक है, so in the next class we'll start with the Bose-Einstein statistics, and this is also a very important topic of unit 2. यूनिट 2 में हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से करो सो दैट एग्जाम में जो है तुम 2 क्वेश्चंस तो इस यूनिट में से इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. अगर इस बार भी तुम्हारा वही पैटर्न होता है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इन टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए इस चीज का एडवांटेज होगा. ठीक है, तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से वी हैव डिराइव्ड द Boltzmann's distribution law in the last to last class. Now in the next class we'll study the Bose-Einstein statistics, and then we'll derive the Bose-Einstein distribution law. That means how we can distribute bosons within the system, or you can say that यहाँ पर हम निकालेंगे the relation that will give the most probable distribution of particles for a system obeying Bose-Einstein statistics. ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था, हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. एंड वी नो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, एंड वी नो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. तो हम d log w को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा w में. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वहां पर जो हमने W निकाला था वो अब हमारा डिफरेंट होगा इन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स. क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे सिस्टम होंगे जिनमें पार्टिकल्स जो है हमारे वो
इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे। यहाँ पे सिस्टम हमारा चेंज हो गया, तो W जो है हमारा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,